क्लास प्रीवियसली आपने स्टार्ट किया था केमिकल सेल, और केमिकल सेल में हमने स्टडी किया था कि जो आपके पास इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है बिकॉज ऑफ द चेंज इन केमिकल रिएक्शन की वजह से आपके पास इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। आज हमारे पास है कंसंट्रेशन सेल। ये आपके पास टाइप ऑफ सेल है, ऐसे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है जिसमें आपके पास इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस तब होती है जब आपके पास कुछ फिजिकल ट्रांसफरेंस होता है, यानी कंसंट्रेशन की चेंज होने की वजह से। कंसंट्रेशन अमाउंट है, इसलिए इस फिजिकल ट्रांसफ़र का वर्ड यूज़ किया गया। फिजिकल ट्रांसफ़र मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे आपका मटेरियल मूव कर रहा होता है, कंसंट्रेशन चेंज हो रही होती है चीज़ों की, उसकी वजह से आपके पास इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, हमने उसमें से अब देखा था इसकी दो तरह की टाइप्स होती हैं। एक होती है इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल और एक इलेक्ट्रोलाइट। इट डिपेंड्स ऑन कंडीशन कि आप इलेक्ट्रोड की अमाउंट को भी चेंज कर सकते हो और इलेक्ट्रोलाइट की भी कर सकते हो। तो हम सबसे पहले देखते हैं इसकी एग्जांपल। इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल, यानी आपके पास जो इलेक्ट्रोड होंगे वो दोनों सेम नेचर के, सेम मटेरियल के बने हुए होंगे और उनको हम क्या करेंगे, उनकी अमाउंट डिफरेंट करेंगे। ठीक है, पहले तो आपके पास है ना केमिकल, उसमें हम इलेक्ट्रोड की पोजीशन जो थे वो चेंज कर देते थे। इलेक्ट्रोड डिफरेंट नेचर के देते थे। इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन में हमने क्योंकि एक ही अमाउंट को वेरी करना है तो सेम चीज़ के बने हुए इलेक्ट्रोड लेंगे। इलेक्ट्रोड्स ऑफ सेम मटेरियल हैविंग डिफरेंट कंसंट्रेशन आर डिप्ड इनटू द सॉल्यूशन ऑफ सेम इलेक्ट्रोलाइट। जैसे अब जिंक का इलेक्ट्रोड है, उसे जिंक का इलेक्ट्रोड किसमें हम डालेंगे, जिंक में डालेंगे। ठीक है, आप उसमें लिखोगे यहाँ पे जिंक का इलेक्ट्रोड और यहाँ पे भी जिंक का इलेक्ट्रोड। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इसकी अमाउंट A1 कर देंगे, यहाँ पे इसकी अमाउंट A2 कर देंगे इलेक्ट्रोड की। दोनों ही जिंक के इलेक्ट्रोड को जिंक सल्फेट में डाल देंगे और उसमें भी क्या करेंगे, जिंक सल्फेट में डालेंगे। लेकिन दोनों में क्या होगा, दोनों में फ़र्क होगा क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोड की अमाउंट कुछ और है, यहाँ पे इलेक्ट्रोड की अमाउंट कुछ और होगी। तो ये जो वेरिएशन है ना, ये रिस्पॉन्सिबल होती है आपके पास करंट को प्रोड्यूस करने में। तो इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन में आगे फर्दर दो टाइप्स हैं। एक है इलेक्ट्रोड अमलगम। अमलगम मीन आपके पास जो भी इलेक्ट्रोड है, जिंक, कॉपर, जो भी जिस भी स्टफ़ का आप यूज़ कर रहे हो उसको आपने मरकरी में मिक्स किया हुआ है, ब्लेंड किया हुआ है। ठीक है, एक है गैस इलेक्ट्रोड। पहले आपके पास है इलेक्ट्रोड अमलगम कंसंट्रेशन। हम ऊपर पढ़ चुके हैं कि आपके पास इलेक्ट्रोड सेम नेचर के होने चाहिए और दोनों सेम चीज़ों में डिप होने चाहिए। इसका मतलब अगर मैं कोई रिएक्शन लिखती हूँ तो यहाँ पे लिखना है जिंक मरकरी। जिंक मरकरी का मतलब है यहाँ पे इलेक्ट्रोड जो है वो मरकरी के अंदर डिप्ट हुआ हुआ है, मरकरी के अंदर से ब्लेंड है। जो भी इलेक्ट्रोड चीज़ है उसे मरकरी के साथ मिक्स करके इलेक्ट्रोड बनाया हुआ है। जिंक को डिप किया गया है जिंक सल्फेट के सोल्यूशन में। ठीक है, दूसरी तरफ यहाँ भी जिंक ही है, दूसरा इलेक्ट्रोड भी जिंक है, यानी एनोड और कैथोड दोनों क्या हैं, जिंक के बने हुए। ठीक है, जिंक रिड्यूस भी हो रहा है, जिंक ऑक्सीडाइज भी हो रहा है अगर हम दोनों सेम नेचर के ले रहे हैं। यहाँ पे जिंक मरकरी का और इसको भी डिप किया गया है जिंक सल्फेट के सोल्यूशन में। अब आप इसलिए देख रहे हो यहाँ पे लिखा हुआ है एक्टिविटी ऑफ जिंक इज इक्वल टू A1। A1 इसलिए क्योंकि इसकी वेरी अमाउंट डिफरेंट होगी फ्रॉम द कैथोड पार्ट। AZN इज इक्वल टू A2। ठीक है, लेकिन सोल्यूशन में आपके पास सारे के सारे क्या होंगे, Zn2 प्लस, क्योंकि ये Zn इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, जो ये लूज करेगा वही इलेक्ट्रॉन जिंक गेन करेगा। यानी जिंक के ऊपर ही ऑक्सीडेशन हो रही है, जिंक के ऊपर ही रिडक्शन हो रही है। तो दोनों का सोल्यूशन सेम है, तो इसलिए दो दफ़ा लिखने की ज़रूरत नहीं थी, उसको हमने इन बार्स में लिख दिया। और इस रिएक्शन को पढ़ने के लिए हमें ये पता है कि लेफ्ट साइड पे आपके पास ऑक्सीडेशन होती है, तो जिंक पे ही ऑक्सीडेशन हो रही है। हम इसका हाफ रिएक्शन कैसे लिखेंगे, जिंक की ऑक्सीडेशन होगी तो जिंक अपने दो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे A1 मेंशन इसलिए किया गया क्योंकि वी आर डीलिंग विद द पार्ट 1 ऑफ दिस रिएक्शन जिसमें आपके पास ऑक्सीडेशन हो रही है। हमने एक्टिविटी A1 रख दी, कोई भी आप रख सकते हो, A1 A3 जो भी आप सपोज करें, लेकिन दोनों की अमाउंट डिफरेंट होगी। जब हम न्यूमेरिकल की तरफ जाएंगे तो आपको एक्टिविटी बताई जाएगी, अमाउंट बताई जाएगी। ठीक है, अच्छा जी, लेफ्ट ऑक्सीडेशन रिएक्शन आ गया। अब हम देखते हैं इसके राइट साइड पे रिडक्शन हो रही है। रिडक्शन का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गेन करना। गेन भी कौन कर रहा है, जिंक ही कर रहा है। तो जब गेन करेगा पहले सिचुएशन में क्या होगा, जिंक 2 प्लस, उसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए तो क्या बन गया, जिंक A2 एक्टिविटी। ऐसे ही ना, जिंक A2 हम जब लिख भी रहे होते हैं तो हमारा रिएक्शन ऐसे आते हैं ना, जिंक ने इलेक्ट्रॉन लूज़ किया, देखो Zn 2 प्लस में चला गया, फिर Zn2 प्लस Zn में चला गया। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली हो रहे होते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन लूज और गेन हो रहे थे, यानी कि वैल्यू 2 आ गई। अब दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर लेते हैं। ठीक है, ऐड कैसे करेंगे, आप चाहो तो हर एक के लिए पहले नेक्स्ट इक्वेशन आपके पास ये बन गई। ठीक है, नेक्स्ट इक्वेशन कैसी है, E1 इज इक्वल टू Zn प्लस Zn2। एरो के बाद, इस बार के बाद 2 प्लस लिखा तो उसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, ऑक्सीडेशन हो रही है।
ई नॉट जेड एन बार जेड एन टू प्लस माइनस 2.303 आर टी एन एफ होता है, इनकी जगह पे 2 आ गया। लॉग एक्टिविटी किसकी आती है, पहले प्रोडक्ट साइड की। प्रोडक्ट में क्या है, ए जेड एन टू प्लस, यहाँ पे ये आ गया ए जेड एन टू प्लस। दूसरी तरफ एक्टिविटी क्या है, ए वन, ठीक है, यानी ए जेड एन की एक्टिविटी ए वन हमने रखी हुई थी, वो इलेक्ट्रॉन को हम मेंशन नहीं करते। इसी तरह हमने जो रिडक्शन किया तो उसमें भी क्या करेंगे, ए ई टू, ठीक है, डिफरेंस आ गया। ई टू के साथ यहाँ आप ई कैथोड कह सकते हैं या कुछ भी कह लो, ई टू कर रहे हैं हम, जेड एन टू प्लस बार जेड एन, अब इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, यहाँ पे जेड एन टू प्लस जेड एन आ गया। वैसे ही 2.303 आर टी ओवर 2f लॉग, अब एक्टिविटी चेंज होगी, यहाँ पे ए टू ऊपर आ जाएगा और जेड एन टू प्लस नीचे चला जाएगा। अब जो टोटल ई एम एफ निकालना है, टोटल ई एम एफ का मतलब होता है दोनों को आपस में ऐड कर देना है। जब हम ऐड करते हैं तो आपके पास क्या इक्वेशन आती है, ई सेल टोटल का बताना है, तो यहाँ पे मैंने एक एरो दिया हुआ है, ये ऊपर वैल्यूज़ आ गए, ऐड कर रहे हैं इक्वेशन, तो ई नॉट जेड एन प्लस ई नॉट जेड एन प्लस, और ये आपके पास आ गया, यानी इन दोनों वैल्यूज़ को भी आपने प्लस करना है। तो वो यहाँ पे मिसिंग है, वो क्यों मिस है, वो इसलिए कि आपको पता है इलेक्ट्रॉन लूज भी कौन कर रहा है, जिंक, गेन भी कौन कर रहा है, जिंक। जिंक की वैल्यू ई एम एफ वाले इसमें क्या होती है, 0.763 माइनस में, जब गेन करेगा तो माइनस में आएगी और जब देगा तो प्लस में, तो ये दोनों वैल्यू एक दूसरे को कट कर देती हैं, यानी जितने इलेक्ट्रॉन उसने लूज़ करना है उतने उसने गेन कर लेना है। तो एज अ होल इसकी जो ये वैल्यू है ई नॉट वाली स्टैंडर्ड वैल्यू, जब ए वही वैल्यू अपने आपस में प्लस हो रही है और वही वैल्यू माइनस हो रही है, तो वहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो यहाँ पे ये आ गया, उसके बाद माइनस 2.303 आर टी ओवर 2f, ये कहाँ से आया है, ये इन दोनों में कॉमन मौजूद था, ठीक है। आप चाहो तो आप इसको थोड़ा सा एलेबोरेट करके भी लिख सकते हो, आप इसमें खोल के बल्कि लिख देते हैं ताकि गड़बड़ ना हो आपको। अच्छा जी, इस वाली साइड को इसमें प्लस किया तो हमारे पास टोटल आ गया, इस वाली साइड को इसने प्लस किया तो क्या लिखा जाएगा, ये वाली टर्म, और इसके आगे आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस 2.303, साथ क्या लिखा जाएगा, आर टी ओवर 2f, ठीक है, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, लॉग ए जेड एन प्लस 2 ए वन, ठीक है। हम ऐड कर रहे हैं, ये चीज़ साथ लिखी जाएगी, साथ क्या लिखा जाएगा, ये वाली चीज़ आ जाएगी, प्लस माइनस माइनस होता है, तो ये भी 2.303 आर टी, इसके नीचे भी क्या आना था, 2f, एल ओ जी वाला लोग अगर एल ओ जी वाला ले रहे हैं तो ही 2.303 लिख रहे हैं, अदरवाइज नहीं होती। उसके ऊपर आ जाएगा ए टू, नीचे क्या आ जाएगा, ए जेड एन प्लस ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। पहले क्या चीज़ लिखी जाएगी, आपके पास ई सेल है, उसके साथ लिखा जाएगा ई जेड एन नॉट और जेड एन प्लस ई नॉट जेड एन टू प्लस 2, यानी ये दो टर्म्स के बाद इन दोनों को आपस में ऐड करने के बाद ये दोनों भी आपस में लिखी जाएंगी। तो यहाँ पे देखो ये 2.303 2.303 दोनों में सेम आ रहा है, तो माइनस के साथ इसको हम कॉमन निकालेंगे, अंदर क्या बचेगा, लॉग ए जेड टू ओवर ए वन, ये आ गया, क्योंकि माइनस के साथ कॉमन निकाला है तो यहाँ अंदर प्लस आ जाएगा, लॉग ए टू ओवर ए जेड एन टू प्लस आ गया, ठीक है। तो ये इक्वेशन आपके पास बनेगी, और ये मैं बता चुकी हूँ कि ये जो फैक्टर है यहाँ पे आपके पास ये ज़ीरो बन जाएगा, क्योंकि जब हम सेम फैक्टर को ही ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, सेम को ही रिड्यूस कर रहे हैं, तो वो ज़ीरो हो जाता है। तो यहाँ पे पीछे क्या बचेगा, ई सेल इज इक्वल टू माइनस 2.303 आर टी ओवर 2f। अब आपको पता है कि जब दो लॉग आपस में इस तरह डिवीजन में लिखे होते हैं, उसका मतलब क्या होता है, वो लॉग क्या बन जाते हैं, माइनस में। अगर मैं इसे खोल के लिखूंगी तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, लॉग, आप माइनस में कर लो, यहाँ आपको पता है कि जब दो लॉग आपस में प्लस हो रहे हैं तो वो आपस में क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई। तो लॉग ए जेड एन टू किसी भी तरीके से कर सकते हैं, जेड एन टू मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे, सामने वाले से ए टू से, नीचे क्या आ जाएगा, ए वन, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा ए जेड एन टू से। अब यहाँ पे आपके पास ये ब्रैकेट लग गई, यहाँ पे ए जेड एन टू से कट जाएगा, दोनों सेम है, पीछे क्या रह जाएगा, सिर्फ ए टू ओवर ए वन। अब आप गौर करो कि यहाँ पे ई सेल का आंसर तो नेगेटिव आ रहा है, और आपको पता है ई सेल का आंसर नेगेटिव होने का मतलब है सेल स्पॉन्टेनियस नहीं होगा, तो हमें आंसर क्या चाहिए,
हमें आंसर क्या चाहिए, हमें आंसर पॉजिटिव में चाहिए। तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए आप देखो यहाँ पे फैक्टर A2 ओवर A1 आ रहा है। आपको पता है फैक्टर डिवाइड होता है, तो जितना फैक्टर नीचे वाला बड़ा होगा उतना आंसर क्या आता है, छोटा आता है। जैसे आप मेरे को 1 को 2 पे डिवाइड करो और 2 को 1 पे डिवाइड करो। अब देखो नीचे वाला फैक्टर 1 था तो आंसर क्या आएगा, सिर्फ 2। 1 ओवर 2 करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, छोटा हो गया, छोटा हो गया ना। इसका मतलब डिनोमिनेटर को हमने क्या करना है, बड़ा करना है। तो यहाँ पे A1 की वैल्यू मस्ट बी ग्रेटर देन A2, बहुत ज़्यादा ग्रेटर देन होगी। ये लॉग का आंसर उतना नेगेटिव में जाएगा। ठीक है, नेगेटिव नेगेटिव आपस में मिलकर क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो इससे हमें ये पता चलता है कि इसकी फैक्टर की वैल्यू किस किस पर डिपेंड करती है। इक्वेशन आपके पास indicates that EMF of the cell is due to the physical transfer। अब ट्रांसफ़र कहाँ से हो रहा है आपके पास, from amalgam zinc amalgam where its activity is A1 to amalgam where its activity A2। A1 से A2 की तरफ ट्रांसफ़र हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन, A1 से ऑक्सीडाइज हो रहा था, A2 पे रिडक्शन हो रही थी। दूसरा हमें ये पता चला EMF से डिपेंड करता है इनकी कंसनट्रेशन पे, एक्टिविटीज़ पे, कितनी अमलगम की। वो जिंक की एक्टिविटी पे खाली डिपेंड नहीं करता, वो सिर्फ ये भी डिपेंड करता है कि आपके इलेक्ट्रोड्स कितनी अमाउंट के बने हुए हैं। ठीक है, ये एक्टिविटी A2 A1 वो है, क्लियर है। जिंक आइंस पे डिपेंड नहीं करता, एक्टिविटी ऑफ द इलेक्ट्रोड्स पे डिपेंड करते हैं। दूसरा आपके पास A1 की वैल्यू आपके पास क्या होनी चाहिए, E डज नॉट अपीयर इन द फाइनल इक्वेशन ऑफ द EMF। यहाँ पे देखो कोई E नॉट की वैल्यू नहीं आई ना, क्योंकि वो एक दूसरे को कट कर चुके हैं। दूसरा आपने इसकी वैल्यू को पॉजिटिव बनाने के लिए A1 की वैल्यू को हमेशा ग्रेटर रखना है, क्लियर। उसके बाद आपके पास लास्ट एक टाइप आती है, तो क्लास अब आपकी नेक्स्ट टाइप है गैस कंसनट्रेशन सेल। गैस कंसनट्रेशन सेल में हम क्या करते हैं, हम गैस इलेक्ट्रोड यूज़ करते हैं, इट इज़ ऑफ हाइड्रोजन, और दोनों इलेक्ट्रोड हाइड्रोजन के होंगे और दोनों को डिप हम HCl के सोल्यूशन में कर देंगे। ठीक है, लेकिन हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रोड होंगे उनके ऊपर कंसनट्रेशन चेंज होती है, लेकिन यहाँ पे हम इलेक्ट्रोड्स गैसियस यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे उसका हम कंसनट्रेशन की बजाय हम क्या ले रहे हैं, पार्शियल प्रेशर डिस्कस करें। तो यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, प्लाटिनम इनर्ट होता है H2 डिप इन सोल्यूशन ऑफ H प्लस आइन। यहाँ पे आप HCl लिख सकते हो, उसकी एक्टिविटी H प्लस होगी। ठीक है, यहाँ पे हम जो सोल्यूशन हम ले रहे होते हैं ना इलेक्ट्रोलाइट, वो हम लिख सकते हैं। यहाँ हम उसके आयन की शक्ल में, ये हम दोनों तरह से इसे एग्जिबिट कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। उसके बाद H2, इसका मतलब ऑक्सीडेशन भी हाइड्रोजन की हो रही है, रिडक्शन भी हाइड्रोजन की हो रही है। अब लेफ्ट साइड पे जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं वो ऑक्सीडेशन के लिए होते हैं, तो हाफ H2 इज कन्वर्टेड इनटू H प्लस आइन प्लस इलेक्ट्रॉन। उसके ऊपर EMF की इक्वेशन हम लगाएं तो क्या बनती है, E1/2 H2 H प्लस, इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं तो बार के बाद प्लस है। इसी तरह E नोट के साथ लिखा गया है -2303 RT ओवर F। एन की जगह पे 1 आ गया, क्योंकि एन की वैल्यू 1 है, इलेक्ट्रॉन 1 लूज होगा। लॉग एक्टिविटी ऑफ किसकी आएगी, ऊपर H प्लस की, नीचे आपके पास ये तो आयन है, ये हाइड्रोजन गैस है, तो पार्शियल प्रेशर सिर्फ इसका बनेगा P1 की पावर 1/2। इसी तरह नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, राइट इलेक्ट्रोड जो रिडक्शन का है, H इलेक्ट्रॉन जो प्लस आइन होगा वो इलेक्ट्रॉन लेगा, तो हाफ H2 की फॉर्म में चला जाएगा। एन की वैल्यू यहाँ पे भी क्या होगी, 1 होगी। आप इसमें रिएक्शन का सेल रिएक्शन लिखो E2, ये सेल रिएक्शन है। जब पेपर में आएगा आपने रिएक्शंस को एक्सप्लेन करना है, या किसी भी सेल को एक्सप्लेन करें तो आपने ये एक्सप्लेन करना है। वैल्यूज़ यहाँ पे नहीं लगानी, वैल्यूज़ आप तब लगाओगे जब आपका न्यूमेरिकल साइड में फुल डाटा में वैल्यूज़ गिवन होंगी। E2 से शो किया कि हमारा दूसरा वाला साइड है रिडक्शन का, तो E2 H प्लस हाफ बन गया, E नोट H प्लस हाफ हो गया। ठीक है, तो एरो से पहले लिखा तो इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। 2.303 RT, एन की जगह फिर 1 आ गया, F लॉग ऊपर की वैल्यू क्या हो जाएगी P2 और नीचे आ जाएगी EH1। हमें पता है कि जब टोटल EMF निकालना होता है तो दोनों वैल्यूज़ को आपस में क्या कर देते हैं, हम प्लस कर देते हैं, E इज इक्वल टू E1 प्लस E2। तो आप देखो आपको यहाँ पे वैल्यूज लिखी हैं E1 की E2 की, यहाँ पे उन्होंने फिर से डायरेक्ट कॉमन कर लिया। कॉमन इसलिए कि दोनों में 2.303 RT आ रहा था, बाहर निकाल लिया और अंदर सिर्फ लॉग को लिख दिया प्लस के साथ। ठीक है, ये स्टेप दोबारा वही आता है। उसके बाद आपको पता है कि E नोट वही चीज़ अगर ऑक्सीडाइज हो रही है, वही चीज़ रिड्यूस हो रही है, तो दोनों की वैल्यूज़ को हम देख लें तो आंसर 0 आता है। जो चीज़ सेम हो वही ऑक्सीडाइज वो रिड्यूस हो रही हो, तो उनके साइन ऑपोजिट होने की वजह से वो चीज़ 0 से रह जाती है। ये फैक्टर ख़त्म हो गया, इसका मतलब इस इक्वेशन में भी E नोट यानी स्टैंडर्ड की वैल्यू कोई नहीं होगी आपके पास। 2.303 RT वैसे ही उतर आया, लॉग आ गया, दो लॉग आपस में प्लस हो रहे हैं तो आपस में क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई। AH1 किससे मल्टीप्लाई होगा, P2 से, P1 किससे होगा, AH से, तो H कैंसिल हो जाएंगे, पीछे सिर्फ क्या बचेगा, P2 ओवर P1। ठीक है,
और ब्रैकेट के बाहर 1/2 आ गया, क्योंकि 1/2 दोनों के ऊपर मौजूद था। अब आपको पता है लॉग का रूल होता है कि जो पावर होती है लॉग के ऊपर वो लॉग से पहले लिखी जाती है, ठीक है। तो ये जो 1/2 है, ये जो आपके पास 1/2 है, ये मूव करके कहाँ लिखा जाएगा, इधर। तो आपके पास समथिंग लाइक ये आ जाएगा 1/2, इसलिए आपके पास नेक्स्ट इक्वेशन में 2f आ रहा है। ये मत समझना कि ये 2 शो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन लूज 2 कर रहा है, ये आया है इसकी पावर की वजह से सिंप्लीफाई करके हमने लिखा है, ठीक है। अब P2 और P1, अब देखो यहाँ पे भी E की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, इट इज़ नॉन स्पॉन्टेनियस, पर सेल रिएक्शन को तो स्पॉन्टेनियस होना चाहिए। इसके लिए हम यहाँ ये करते हैं कि जो P1 की वैल्यू उसी तरह जिस तरह सेम पहले था, P1 की वैल्यू हमारे पास क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। P1 वैल्यू मस्ट बी हायर देन P2, जितनी वैल्यू P1 की ज़्यादा होगी उतना लॉग का आंसर नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव नेगेटिव मिलकर आपस में प्लस हो जाएंगे। और दूसरी इन्फॉर्मेशन इस इक्वेशन में ये मिल रही है कि आपके पास यहाँ पे ईएमएफ जो है वो डिपेंड कर रहा है दो इलेक्ट्रोड्स के पार्शियल प्रेशर पे, ठीक है। और ये एक्टिविटी पे डिपेंड नहीं कर रहा, कहीं पे भी H प्लस साइन इस इक्वेशन में नहीं आ रहा, सिर्फ आपके पास एक्टिविटी आ रही है, विच इज़ द एक्टिविटी ऑफ द एक्टिविटी कह लो या कंसनट्रेशन कह लो या पार्शियल प्रेशर कह लो ऑफ द गैसियस इलेक्ट्रोड, ठीक है। दूसरा आपके पास क्या है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन डेल्टा जी शुड बी नेगेटिव सिंस डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ पी, यानी आपको वही बात कर रहे हैं ई की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए। तो ई की वैल्यू पॉजिटिव तभी होगी जब P1 मस्ट बी ग्रेटर देन P1, ठीक है। तो ये आपके पास आप है। तो इसमें आपने दोनों इलेक्ट्रोड्स की नर्स्ट इक्वेशन किसी भी तरह की एग्जांपल में आप कोई भी देख सकते हो, कोई भी बना लो जो ऑथेंटिक हो, एग्जांपल कोई भी आप लेके उस पर ये अप्लाई करके देखिए कि इक्वेशन कैसे जस्टिफाई होती है, कैसे इस पर एप्लीकेबल होती है।